कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर के धरने में आपके हमारे सबके वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बूंदी के विधायक हरिमोहन जी शर्मा साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पाटन से विधायक सम्माननीय सीएम प्रेमी साहब, हमारे बीच में सम्माननीय गोपी जी, सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, प्रमुख साहब महावीर जी, वकील साहब महावीर जी, पीटीआई साहब, सभी यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण, पुराने कांग्रेस के वर्कर, मैं तो कहूँगा कांग्रेस के सारे नेता, क्योंकि कार्यकर्ता तो अब पैदा ही होना ही बंद हो गए। अब तो जिस दिन पैदा होता है पहली आवाज़ ही नेता की निकलती है। तो सारे नेता साथियों, आप और हम जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दो मुद्दों के लिए मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको खुले में बताया कि किन दो मुद्दों के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये सबसे खुशी की बात है। मुझे लगता है कि जिले का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का दिल ये देखकर खुश होगा कि आज कांग्रेस पार्टी का हर नेता एक जाजम पर है। जिले में कोई कांग्रेस में गुट नहीं है और दिल से सब एक, दिखावे के लिए नहीं, सब दिल से एक। नेताओं का एक दिल होने का फायदा नेताओं को स्वयं तो मिलता ही है, साथ के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मिलता है और साथ के साथ जनता के मुद्दे जो उठने चाहिए, जिस ताकत से उठने चाहिए, जब वो पूरी ताकत उन मुद्दों में लगती है तो उन आंदोलनों के माध्यम से, उन मुद्दों की चर्चाओं के माध्यम से जिले की और प्रदेश की जनता को भी उस चीज़ का फायदा मिलता है। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरे जिले के नेतागण यहाँ पर आए। सबसे पहले तो पूरे देश में आक्रोश है कि बार बार श्री राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के नेता अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। एक नेता ने कहा कि जो इनकी दादी का हाल हुआ वो इनका हाल होगा। इसका अर्थ क्या लगाते हैं आप लोग? क्या हुआ था उनकी दादी का हाल? इस देश के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की मिट्टी को एक रखने के लिए उनकी दादी ने सर्वोत्तम बलिदान इस देश के लिए दिया। प्रधानमंत्री होते हुए एक महिला ने अपने सीने पर गोली खाई ताकि इस देश के टुकड़े नहीं हों और आपके हमारे आने वाली पीढ़ियां असुरक्षित नहीं हों। गुनाह कर दिया उनकी दादी ने। वो व्यक्ति है राहुल गांधी कि जिनके पिता साउथ इंडिया में लिट्टे मूवमेंट चला, उसके खिलाफ भारत की सेना को भेजा ताकि साउथ इंडिया में भारत के टुकड़े ना हो जाएं, एक अलग विचारधारा पैदा ना हो जाए। और उसके खिलाफ में दक्षिण में जब वो कार्यक्रम में गए तो उनको बम से उड़ा दिया गया। जब राहुल गांधी जी अपने पिता की चिता को आग दे रहे थे तो उनको पता नहीं था कि यहां पर हाथ कहां है और पैर कहां है। उनके पिता ने सर्वोत्तम बलिदान इस देश के लिए दिया, अपने शरीर का सारा लहू इस देश की मिट्टी में मिला दिया ताकि इस देश के टुकड़े नहीं हो। उनके परदादा पंडित नेहरू जी, जिनके लिए लोग कहते थे कि इनके कपड़े धुलने भी बाहर विदेश में जाते हैं, उस सारी रईसी को छोड़कर देश को आजाद करने का एक सपना उन्होंने देखा। महात्मा गांधी जी के साथ में मिलकर देश में आंदोलन चलाए और दशकों तक अंग्रेजों की जेल में रहने वाले व्यक्ति जो उस समय चाहते तो शहर के शेर खरीद लेते, आने वाले समय में
भारत का बच्चा बच्चा आजाद भारत में सांस लेगा, इस सपने को देखते हुए उन्होंने दशकों अंग्रेजों की जेलों में उनकी यातनाएं सहते हुए निकाल दी। जिसकी 4 पीढ़ी का बलिदान हो, उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी, आज आप और हमारे हाथ में कोई वार्ड पंच बनने का मौका मिल जाए तो हम वार्ड पंच का पद नहीं छोड़ें। उन्होंने देश में कोई बदबू नहीं फैले, किसी प्रकार का कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं हो, देश का भला होना चाहिए, इस विचार के साथ में प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया। ऐसी त्यागी माता का पुत्र, जिसकी 4 पीढ़ी का त्याग और बलिदान का इतिहास है, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं उनको जान से मार देंगे, उनकी जीभ काट देंगे, ये देशद्रोही है। और वो व्यक्ति जिनके दादा को इस परिवार ने सीएम बनाया, जिनको खुद को 3-3 बार, गोपी जी सही कह रहे थे, ये तो वो लोग थे जो टिकट के लिए राहुल जी के पैर दबाते थे, राहुल जी इनके कंधे पे हाथ रखते थे कि आप तैयारी करो, मैं आपके साथ हूं, निश्चित रहो। और इतने एहसान लेने के बाद में वो आज इस प्रकार के भद्र भाषा बोल रहे हैं। मैं समझता हूं ये शब्द रवनीत बिट्टू के नहीं है, क्योंकि वो जब कांग्रेस में 15 साल रहा, कांग्रेस में तो ऐसी भाषा नहीं बोली, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार के संस्कार नहीं है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में गए, क्योंकि उस वॉशिंग मशीन में तो हजारों लाखों करोड़ का घपला कर दो, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चल जाओ तो आप एकदम धक्के झुल जाओगे, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सारे केस खत्म हो जाएंगे, पूरे देश को खा जाओ और भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। आज की तारीख में वो जब से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में से निकले हैं, एक नया बिट्टू निकला, एक नया बिट्टू निकला है। वो बिट्टू निकला है जो एहसान फरामोश है, वो बिट्टू निकला है जो बेअक्ल है, वो बिट्टू निकला है जो बदतमीज है, वो बिट्टू निकला है जो सम्मानित लोगों को अपमानित भाषा में बात करता है। तो ये असली संस्कार किसके हैं? ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही हैं। आज की तारीख में ये वंशवाद की बात करते हैं कि नहीं करते? तो इस देश और दुनिया में हर व्यक्ति जो करता है वो अपने वंश के लिए तो करता है। गलत करता है कि अपना घर मकान जमीन अपनी औलाद को देके जाता है, वो किसके लिए करता है? पड़ोस के लिए करता है, ये दान देके जाता है। देश में है क्या कोई जो दान देके जा रहा है? और एक बात बताओ, अमित शाह जी, मोदी जी ये मुद्दा बनाते हो, तो अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कैसे बन गया? उन्होंने कौन सा क्रिकेट खेला है? वो किस वंश से हैं? अगर अमित शाह के बेटे नहीं होते तो क्या वो बीसीसीआई के और आईसीसी के अध्यक्ष बन जाते? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, जहां मेरे ख्याल से पहले कोई भारतीय जिस कुर्सी पर बैठा ही नहीं 70-100 सालों में, अगर अमित शाह के बेटे नहीं होते तो बन जाते क्या वो? तो ये वंशवाद की खोखली बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। किसी वरिष्ठ नेता ने, किसी बुजुर्ग आदमी ने कहा है कि अगर आदमी की असली चरित्र देखना हो तो उसकी दरिद्री मत देखो, उसको पूरा पैसा दो, उसको पूरी ताकत दो, फिर उसका नाच देखो, फिर उसका तमाशा देखो, फिर उसका असली चरित्र सामने आता है कि इंसान असलियत में है क्या। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने इतनी सीटें दे दी कि इनका चाल चरित्र और चेहरा जो ये धर्म की आड़ में छुपाए हुए थे, देश के लोगों को बहकाते थे, वो सामने आ गया। अभी अतिवृष्टि हुई और अनेकों जगह पर पानी भर गया। वो पुरानी भाषा में कहते हैं कि तो दवा के पानी है, अभी 2 दिन से वो घर में ही। मैंने कहा तो वो बाहर नहीं आ सकते तो अपन अंदर चल लेते हैं, क्या हो गया? अपने आदमी का ख्याल तो पूछें कि 2 दिन से अपन ने देखा नहीं, क्या अंदर जाके मिल के आए उनसे। तो उसी दिन 2 दिन के अंदर सारे बीजेपी के नेता निकल गए सड़कों के ऊपर, और एक तो जूता नहीं खराब हो जाए तो अपने कार्यकर्ता की पीठ पे चढ़ गए।
मैंने कहा आपकी राजनीति खत्म है, ये एक फोटो मार देंगे आप। अरे सत्ता ही नहीं है आपकी भावना ही नहीं है कि आप अपने क्षेत्र के ऊपर एक चमड़े का जूता खराब कर दो। आप क्या राजनीति करोगे, क्या त्याग करोगे? भूल जाओ राजनीति। जो अपने क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में अपने चमड़े का जूता खराब नहीं कर सकता, वो क्या राजनीति करेगा? क्या बलिदान और क्या त्याग अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करेगा? साथियों, आज की तारीख में मैंने 15 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिखी कि पूरे बूंदी जिले में जितनी भी दालें थी, जितना भी मक्का था, जितना भी सोयाबीन था, 95% गल चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसी भी स्थिति आ गई कि इस बार तो पहली बार देखा कि चावल ही गल गए। ये मैंने तो पहली बार ही पिछले 30 सालों में पहली बार सुना कि इतनी अतिवृष्टि हुई। ये तो महादेव जी की मेहरबानी थी, अपने पास 3 साल का पानी हो गया, अच्छी बात। लेकिन ये आंदोलन किस बात का है? ये आंदोलन इस बात का है कि जब किसान केसीसी लेता है और उसका पैसा इंश्योरेंस का कटता है, तो अगर उस किसान की फसल खराब हुई है तो उसका मुआवजा मिलना उसका अधिकार है। वो कोई मेहरबानी नहीं है, वो कोई मेहरबानी नहीं है किसी सरकार की, वो किसान का अधिकार है। उसने पैसा भरा है उस चीज का, खराब हो गई तो दो। जब मैंने जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह किया कि जिले के 3 एमएलए हैं, जिला प्रमुख महोदय हैं, 5 पंचायत समिति में प्रधान हैं, सब जनप्रतिनिधियों के साथ में जितने जिला परिषद सदस्य हैं उनके साथ में एक जिला स्तर की बैठक रखी जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों को पता तो लगे। हमसे जनता पूछती है, साहब हमारे फसलें गल गई, मुआवजे का क्या हो रहा है? तो कार्रवाई अगर हमारे सामने होगी तो हम क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे। लेकिन आज 15 दिन हो गए, जनप्रतिनिधि प्रशासन की कोई मीटिंग नहीं। ये गैर जिम्मेदारी की हरकत है और मुझे तो लगता है अगर हम लोग ढीले रह गए तो किसानों के अधिकार को मारने का काम इनकी लापरवाही कर देगी, चाहे कोई बीमा कंपनी करे ना करे। इसलिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया कि अब हम सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। बाबूजी हरिमोहन जी और सीएल प्रेमी जी सही कह रहे थे कि हम तो विपक्ष में बैठे हैं, लड़ाई तो पूरे 4 साल ही लड़नी। लेकिन ये किसानों की लड़ाई एक एक कांग्रेस का नेता लड़ना चाहता है कि नहीं चाहता? पहले आपके हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है कि फसल के मुआवजे की लड़ाई हमको लड़नी? सभी चाहते हैं। तो आज हम लोग जिला प्रशासन को एक चेतावनी देकर जाएंगे। एक बार चिट्ठी लिख दी, एक बार सांकेतिक धरना कर दिया, चेता दिया, फिर भी अगर ये नहीं चेते तो जन आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, अगर बाबूजी और सीएल प्रेमी जी मुझे इजाजत दें कि 1 महीने का समय इनको दे दिया जाए, और अगर 1 महीने के अंदर अंदर जिले के किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला तो हम 1 महीने बाद की बड़े जन आंदोलन की घोषणा करें। अगर आप दोनों मुझसे हाँ कहें तो मैं इसकी घोषणा कर दूं। भाई टाइम दें 1 महीने का, आपके पास टाइम। आज हमने आपको चेता दिया है। प्रेमी जी, आपकी इजाजत है तो मैं देखो देखो, एक बात बाबूजी ने बहुत बढ़िया कही कि अब चुनाव आएंगे 5 साल के बाद में, तब तक सब एक हो जाओ। चुनाव के समय में जब जिसकी जैसी व्यवस्था बैठेगी वैसा वो कर ले। सबको पार्टी का काम करना ही है, पार्टी के लिए सब एक हैं। लेकिन आज आप ये समझ लो कि दादागिरी की पराकाष्ठा हो गई है। हम भी मंत्री रहे, बाबूजी भी मंत्री रहे,
कांग्रेस की सरकार रही, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता ये कह दे कि कांग्रेस का मंत्री रहते हुए इसने बीजेपी का होने की वजह से मेरा नुकसान किया, तो आप कहोगे जो मैं कर जाऊंगा। लेकिन आज देखते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट छांट कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी निजी संपत्ति के ऊपर अटैक हो रहा है। किसी के ट्रैक्टर जैसी भी हैं तो उनके चालान देखकर उनके घर से उठाकर चालान हो रहे हैं। ये एक बिरला जी का ओएसडी घूम रहा है यहाँ पर, मूंछ बढ़ा के, साफा पहन के, लंबा तुर्रे वाला। क्या मांगते हो आप यहाँ पर? आप सरकारी कर्मचारी हैं, ओएसडी बने तो बिरला जी का काम करो। यहाँ क्या लेने के लिए घूमते हो आप? क्या है आपका यहाँ पर? जयपुर से स्वागत करा रहे हैं, टोंक में स्वागत करा रहे हैं, फोन करके कोई स्वागत कर ले। उनकी गलतफहमी है कि चुनाव लड़ लेंगे, दादागिरी करके चुनाव लड़ोगे क्या? आ जाना मैदान में, तो मैदान में आओगे जब पता लगेगा। कांग्रेस करी है, आपने जिले के पुलिस का हर महकमे का अधिकारी आपने सिफारिश करके खुद देख के लगाया है, किसी का भी कान मरोड़ देते हो। आपको क्या लगता है? इस प्रकार की दादागिरी हमने बहुत देखी। आजादी देश को दिलाई थी, अंग्रेजों ने जान निकाल दी थी कांग्रेस के नेताओं। तुम्हारे जैसे तो रोज के 356 निकालते, और जब चुनाव लड़ने आओगे ना, एक बार आप तो एक काम करना, पंचायत राज में घूम जाओ, जब बता देंगे तुम्हारे। स्वागत कराने से राजनीति नहीं होती, कोई लोगों को चुन चुन कर नुकसान देने से राजनीति नहीं होती। आम जन की सेवा करने से राजनीति होगी, सद्भाव पैदा करने से राजनीति होगी, अच्छा व्यवहार करने से राजनीति होगी, सद्गुण और सब धर्म और सभी जाति के लोगों को साथ लेकर उनके अधिकारों की बात करने से राजनीति होगी। वो गए जमाने, देश ने मोदी जी और अमित शाह का ही बैंड निकाल दिया। इस बार अमित शाह जी किसी की सरकार गिरा देते थे, किसी के ईडी भेज देते थे, किसी के सीबीआई भेज देते थे, उनकी कटिंग करके भेज दिया देश के लोगों ने। जो तुम उनसे बड़े हो क्या? ये दादागिरी बूंदी के लोग तो सहन नहीं करेंगे। सहन करोगे क्या आप लोग? विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हो रहा है, और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें पर्सनल अटैक के अंदर सम्मिलित होंगे, आप कानून के तहत काम कीजिए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता देखकर जो भी सम्मिलित होगा उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, और जब राह जाएगा तो उनका गाड़ी में तेल निकाल दिया जाएगा। अभी तो मान लो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सहन ही करेंगे, लेकिन जितना तुम सहन कराओगे उतना तेल निकाला जाएगा, और अपना टाइम आएगा। यहाँ एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मैं वादा करना चाहता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत, जो डरेगा उसको और ज्यादा डराया जाएगा। आम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ो, आगे बढ़ो, एक रहो, डरो मत, बराबरी करो। अगर कोई डराता है, डरो मत। और जब अपना टाइम आएगा, जब सब हिसाब किताब बराबर हो जाए, हिसाब का बहुत पक्का हूं। साल भर पहले वोट बता देता हूं ना, इस बार इतने पड़ेंगे अपने। बताओ, इंडोल नैनवा के लोग तो जानते हैं, साल भर पहले बताता हूं ना इतने वोट आएंगे। उतने ही आते हैं कि नहीं आते? उससे 2000 ज्यादा ही आते हैं, लेकिन 1000 कम नहीं आए कभी भी। तो गिनती का हिसाब का बहुत पक्का हूं, और याददाश्त इतनी पक्की है कि कभी डायरी नहीं रखी। रोज 10 बादाम का खर्चा करता हूं, अकाउंट यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके। तो ये जो लोग एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं ना, इनका भी समय आएगा जब इनको बता देंगे। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ से
कलेक्टर साहब के कार्यालय तक जाएंगे, क्योंकि छुट्टी है तो शायद कलेक्टर साहब है कि नहीं है, एडीएम साहब मिलेंगे, उनको हम सब लोग इस ज्ञापन को देंगे। और 1 महीने में तैयार हो जाओ, फसले वसले निकाल लो अपनी। आज क्या तारीख है? 21। वैसे तो फसलें ज्यादातर गल गई, तो निकालेंगे क्या है ना। अगली 21 की घोषणा मैंने बाबूजी से, प्रेमी जी से इजाजत भी ले ली, और मेरी इच्छा भी है कि अगली 21 की मैं घोषणा करता हूं। अगर तब तक किसानों के अधिकार, उनके मुआवजे नहीं दिलाए, तो जब वो लोग अधिकार को दबाना जानते हैं, तो हम अधिकार को लेना भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी भी दिलाई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेलों में भी रहना सीखा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाना भी सीखा, लेकिन अंत में जनता को उसका फायदा होना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज तक जीवित है। ये बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। अब बीजेपी तो, अब जो इन्होंने नई बीजेपी बनाई है वो कांग्रेस 2 है। अब क्या है, बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं बची है देश में। अब तो ईमानदार कांग्रेस और बेईमान कांग्रेस। जो बेईमान कांग्रेस थी वो बीजेपी में गई, ईमानदार कांग्रेस थी वो कांग्रेस में रह गई। बीजेपी वाले तो खुद पुराने स्तंभ रो रहे हैं। प्रेमी जी, जो बीजेपी भी जो है ना, वो बेईमान कांग्रेस है। सारे बेईमान कांग्रेस उसमें गए, ईमानदार कांग्रेस में रह गए। तो साथियों, 1 महीने बाद में 21 तारीख को यदि जिले के किसानों को फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो आज से ही हम अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायत में रणनीति तय कर ले। हम भी सब लोग दौरा करेंगे ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और सही बात बाबूजी हरिमोहन जी कह रहे थे कि पंचायत राज का चुनाव आ रहा है, पंचायत राज का चुनाव आ रहा है, जनता उसी को चुनेगी जिसको जनता का दुख दर्द होगा। लोग मेरे से पूछते हैं कि चांदना तो बार बार 15,000 बढ़ा के कैसे जीत जाता। मैं नहीं जीतता, जनता जीता। जनता का दिल जो जीतेगा वही चुनाव जीतेगा, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे पंचायत राज का हो। बिना जनता के दिल में बैठे, बिना लोगों के दिल में बैठे आप राजनीति नहीं कर सकते। तो लोगों के दिल में बैठना है तो उनके दर्द को जानो, उनके दर्द के लिए कोहराम मचा दो। 10 बार आंदोलन करेंगे तो 3 बार ही फायदा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 बार फायदा कराने के लिए 10 बार आंदोलन करना पड़ेगा। ये मैं आपको कहता हूँ। 1 बार के आंदोलन का फायदा हर बार मिल जाए ऐसा संभव नहीं, लेकिन फायदा होगा कि नहीं होगा ये सोचकर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं बचेगी कभी भी फायदा मिलने की जनता।